डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। इसकी स्थापना के पीछे अंगूर उत्पादक किसानों की समस्याएं थीं। अंगूर उत्पादक समूह ने अंगूर पर काम करने के लिए एक समर्पित अनुसंधान इकाई स्थापित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संपर्क किया। इस प्रकार अंगूर उत्पादकों और अंगूर उद्योग की अनुसंधान जरूरतों पर उचित विचार विमर्श के बाद और भविष्य की चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र यानी NRCG की स्थापना 18 जनवरी 1997 को पुणे में की गई थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षित अंगूर उत्पादन और उत्पादकता पर रणनीतिक और व्यवहारिक अनुसंधान करना, अंगूर के उन्नत और निरंतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और हितधारकों की क्षमता निर्माण करना, फलों में खाद्य सुरक्षा और कीटनाशक अवशेषों के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला। जिसमें संस्थान ने कई उतार चढ़ाव के बाद अंगूर उत्पादकों की समस्याओं के समाधान तो निकाले ही, साथ ही ऐसे कई अनुसंधान भी किए हैं जिससे अंगूर उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स अंगूर अनुसंधान के लिए देश का प्रमुख संस्थान है। पुणे शहर में इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और तब से ये संस्थान अंगूर की जो फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कटाई के बाद जो टेक्नोलॉजीज़ है, इसके हर पहलू में अंगूर उद्योगों का जो स्टेक होल्डर्स है उसको सेवा प्रदान कर रहा है। इसी संस्थान ने अंगूर की कई किस्में विकसित किया है जो किसानों के बीच लोकप्रिय है, एज ए फ्रेश फ्रूट एज वेल एज रेजिन वेराइटी एंड जूस वेराइटी। संस्थान ने कोई नवीन तकनीकी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज किया है, जो टेक्नोलॉजी बेसिकली फार्मर्स को काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा
regarding production, processing as well as various export process. और उनके माध्यम से संस्थान ने अंगूर निर्यात में बहुत योगदान किया है, किसानों का आय बढ़ाई। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो आइए अब समझते हैं संस्थान की कार्यविधि को। शुरुआत करते हैं NRAL लैब यानी राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला से। अंगूर निर्यात किए जाने वाले महत्वपूर्ण ताजे फलों में से एक है, लेकिन निर्यात के पूर्व अंगूर को कुछ मानकों पर खरा उतरना जरूरी है, क्योंकि तय सीमा से अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल करने पर निर्यात में बाधा आती है, जिसे दूर करने के लिए एपीडा वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात के लिए टेबल अंगूर में कीटनाशक अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम स्थापित करने के ICAR NRC को राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला NRAL के रूप में मान्यता दी, जिससे यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ देशों को निर्यात किए जाने वाले अंगूर और अन्य कृषि वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना, यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात किए जाने वाले मूंगफली और मूंगफली उत्पादों में एफ्लाटॉक्सिन अवशेषों की निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करना जैसे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। लैब के प्रयासों के कारण ही यूरोपीय संघ को टेबल अंगूर का निर्यात वर्ष 2004-05 में फिर से शुरू हुआ, जो कि साल 2003-04 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके अलावा अंगूर में कीटनाशक अवशेषों का आधिकारिक नियंत्रण यूरोपीय संघ के अलावा अन्य निर्यात बाजारों जैसे रूस, चीन, GCC, इंडोनेशिया, कनाडा में बढ़ा दिया गया है। निर्यात अंगूरों में इस अवशेष निगरानी ने घरेलू बाजार में भी जागरूकता पैदा की है और केंद्र ने उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए साल 2017-18 से घरेलू बाजार के लिए शून्य अवशेष अंगूर कार्यक्रम शुरू किया है। इसके समग्र परिणाम के रूप में उत्पादकों को निर्यात और घरेलू बाजार दोनों में उनके उपज के लिए बेहतर कीमत मिली। इस सफलता के बाद एपीडा ने अन्य सभी फलों और सब्जियों के लिए इस मॉडल को फॉलो किया। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मेनली प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और माइकोटॉक्सिन्स। ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी शुरू से ही इतना अच्छा से इस्टेब्लिश हुई है कि ग्रेप में और बाद में बाकी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जितने प्रकार के पेस्टिसाइड्स आने का चांस है, आइदर फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस, ये सारे पेस्टिसाइड का टेस्टिंग का जो मेथोडोलॉजी है ये हम लोग डेवलप किया है। और पूरे देश में जितने लेबोरेटरीज़ है, एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज़, जो लोग एपीडा या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से फूड टेस्टिंग करते हैं, सब लोग हमारा ही मेथड यूज़ करके फूड टेस्टिंग कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट रिजेक्शन कम हो गई, हमारा प्राइस रियलाइजेशन इन मार्केट बहुत बढ़ रहा है, प्लस हम लोग इंपोर्ट जो सैम्पल मटेरियल आती है डिफरेंट कंट्रीज से, उसका भी एज ए रेफरल सेंटर हम लोग उसको चेक करते हैं।
मानकों को पाने में मिट्टी का भी अहम रोल है। मिट्टी में कौन से तत्व हैं, किसकी कमी है और फसल में उर्वरक की मात्रा कितनी देनी चाहिए, इसका निर्धारण मिट्टी के परीक्षण के बाद ही तय किया जाता है। इसलिए संस्थान में मृदा विज्ञान लैब भी है। हर साल फलत छटाई मौसम शुरू होने से पहले किसानों के खेत से 200 से 250 मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाते हैं जो पोषक तत्वों के उपयोग को तर्कसंगत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा रोग बीमारियों जैसे बंच स्टेम नेक्रोसिस, लीफ कर्ल, पत्ती का काला पड़ना और नेक्रोसिस, चमकदार धब्बे, शिराओं का लाल होना और नेक्रोसिस, पुष्पक्रम नेक्रोसिस के साथ पोषक तत्वों के संबंध की पहचान की गई और इन्हें उचित पोषक तत्वों के अनुप्रयोग से ठीक भी किया गया। साथ ही लैब में जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तापमान और नमी के तनाव से होने वाली हानि को कम करने के प्रयासों पर जोर दिया जाता है। सिंचाई के सही तरीकों पर भी काम हो रहा है जिससे कम से कम पानी के नुकसान पर बढ़िया पैदावार ली जा सके। इसलिए लैब ने कुछ तकनीकें विकसित की हैं। आइए उन्हें समझते हैं। महाराष्ट्र में जहाँ पर की सबसे ज़्यादा अंगूर खेती होती है, 80 के दशक से के अनुसार जब टेम्परेचर बढ़ने लगा और पानी कमतरता आने लगी, कमी आने लगी, वहाँ पर रूट स्टॉक का उपयोग किया जाने लगा। अब रूट स्टॉक आने से क्या प्रॉब्लम आई कि एक जो पोषक तत्व है उसका प्रबंधन कैसा करना चाहिए बहुत सारे किसानों को समझ में नहीं आया। उसकी वजह से बहुत सारे पोषक तत्व की कमियां दिखनी शुरू हो गई। हमारे संस्थान में इस पर भी काम हुआ, शोध हुआ और लीफ कर्लिंग या फिर बंच स्टेम नेक्रोसिस या फिर लीफ रेडनिंग, ये सब के ऊपर भी शोध हुआ है और फार्मर को इसके हमने ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से आगे ये सब परेशानियां अब नहीं आ रही हैं। पानी प्रबंधन, इसमें हमने 3 अलग अलग तकनीक, शेड्यूल तो हमने तैयार कर दिया, इरिगेशन शेड्यूल, बट उस शेड्यूल में भी और आगे पानी कम कर सके उसके लिए हमने 3 तकनीक का इस्तेमाल किया है। एक है सब सरफेस इरिगेशन, जिसमें हमने देखा है कि इरिगेशन शेड्यूल के तहत, मतलब इरिगेशन शेड्यूल जो कि हम सरफेस ड्रिप इरिगेशन से करते हैं, उसके तहत हम 25% कम पानी से हमारा काम चलेगा। अजैविक तनाव जैसे कि आपका अनसीजनल रेन्स, कभी बारिश आ जाती है, हेल स्टॉर्म, जिसकी वजह से कि नुकसान बहुत हो रहा है। और पिछले 5-6 साल में अगर आप देखेंगे बहुत सारे फसल में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। प्लास्टिक कवर एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो इसका इम्पैक्ट है उसे हमने बहुत ही मिनिमाइज़ किया है और अभी उसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। मिट्टी के बाद अब जान लेते हैं बेहतर पौध कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए रुख करते हैं नर्सरी का। नर्सरी मैनेजमेंट में अलग अलग तरह की नर्सरी की तकनीक को विकसित करते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग की नई तकनीक, पौधों को फील्ड में कैसे स्थापित करें,
किन बातों का ध्यान रखा जाए, साथ ही रोपण सामग्री से उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, किन किस्मों का प्रयोग किया जाए और पौधे की छटाई कब करें। फाउंडेशन प्रूनिंग की जो तकनीक है, किस स्टेज के ऊपर कौन सा शूट प्रून करना है और केन मैच्योरिटी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये अद्ययावत तकनीक हमने विकसित की है। इसके साथ साथ फ्रूट प्रूनिंग के बाद फ्रूट बड डिफरेंशिएशन एक एरिया होता है जिसमें किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है कि कैसे पता चले कि गर्भधारणा इस काड़ी में होगी। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमने यहाँ पे विकसित की है। इसके साथ साथ जो अलग अलग वेराइटी के अनुसार बंच लोड भी अलग अलग होता है। तो हमने थॉमसन सीडलेस, क्रिम्सन सीडलेस, रेड ग्लोब से लेके वाइन की वेराइटियों तक सबके लिए बंच लोड, क्रॉप लोड को भी स्टैंडर्डाइज किया है। संस्थान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी कदम उठा रहा है। साथ ही ऐसी किस्मों पर भी ध्यान दे रहे हैं जिससे जीनोटाइप उच्च तापमान में काम कर सके। संस्थान लाइट कंपनसेशन से लेकर लाइट सैचुरेशन पॉइंट को भी मार्क कर रहे हैं। अंगूर में मशीनों के उपयोग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रोबोटिक सिस्टम पर काम किया जा रहा है। फोटोसिंथेटिकली इफिशिएंट वेराइटीज़, मतलब जो जीनोटाइप हायर टेम्परेचर में काम कर सके, जिसमें फोटोसिंथेटिक की क्षमता नेचुरली ज़्यादा है और अलग अलग जगह पे काम कर सके। इसके लिए हमने उनके लाइट कॉम्पेंसेशन, लाइट सैचुरेशन से लेके पॉइंट तक का आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हम आगे संस्थान में हमारे वैज्ञानिक मल्टी डिसिप्लिनरी काम करते हैं, जिससे हम जानते हैं कि मेकानाइजेशन एक बहुत बड़ा एरिया है यांत्रिकीकरण द्राक्ष में और उसका काफ़ी महत्व है। जिस तरह से लेबर की कमतरता आगे आने वाले दिनों में हमें दिखती है, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग मेकानाइजेशन के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम रोबोटिक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जो रोबोट्स हमारे फील्ड्स में ग्रेप के हार्वेस्टिंग से लेके ग्रेप के मॉनिटरिंग में भी काम में आए। नर्सरी से बिक्री किए जाने वाले पौधे 3 तरह से तैयार किए जाते हैं: रूट स्टॉक डॉगरीज से, रूटेड सैंपलिंग से, ग्राफ्टिंग विधि से। किसानों की जरूरत के हिसाब से संस्थान की नर्सरी में बीज वाले या बिना बीज वाले सैंपलिंग और ग्राफ्टेड पौधे तैयार किए जाते हैं। इनको कैसे तैयार करते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे अंगूर की अलग अलग किस्में जो लगाई गई है, फार्मर जो किसान भाई है उनकी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पे कटिंग्स निकालते हैं। उनको हम कटिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं जिस वैरायटी की चाहिए, या उनको अगर कटिंग से बना हुआ पौधा चाहिए तो पौधा या ग्राफ्टेड पौधा भी हम बनाते हैं। पहले ऑर्डर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये हम काड़ी देख रहे हैं, इसे फ्रूटिंग केन बोलते हैं। इस प्रकार का केन हम पेड़ से कट करते हैं। अच्छे तरह से ये मैच्योर होना चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे बंडल बनाते हैं और बाद में उसे पानी में हम 24 आवर्स या 48 आवर्स तक उसको डुबो के रखते हैं, ताकि उसमें से जो भी अनचाहे केमिकल्स है वो निकल जाए डाइल्यूट होके। बाद में दूसरा अच्छा पानी भरते हैं हम, और वो कटिंग्स बाद में हम रूटिंग सॉल्यूशन में लगा के ऐसे हम बेड्स में लगा देते हैं। मोस्टली नर्सरी सॉइल लाल मिट्टी यूज़ होती है ताकि उसमें रूटिंग अच्छे से आए, और एक बार रूटिंग हो गई तो उसको हम निकाल के बाद में छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में या गमलों में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ज़रूरत के अनुसार अगर उसको छांव चाहिए तो शेड नेट में ट्रांसफ़र करते हैं, या हम धूप में भी, अगर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो हम उसको धूप में भी रखते हैं। मौजूदा समय में भारत में लगभग 78 से 80% अंगूर ताज़ा सेवन के लिए, 17 से 20% किशमिश बनाने के लिए, 2% जूस और वाइन उत्पादन के लिए उत्पादित किया जाता है। बेहतर परिणाम के लिए संस्थान ने अंगूर की खास किस्मों को तैयार किया है, जिनमें से मुख्य हैं मंजरी, मंजरी श्यामा, मंजरी मेडिका, मंजरी किशमिश। क्या है इन किस्मों की खासियत, जानते हैं विशेषज्ञ से। आनुवंशिक उत्थान के लिए, जिसे हम ब्रीडिंग प्रोग्राम कहते हैं,
उसके तहत नई किस्मों का विकास किया जाता है और उसके लिए कई हम लोगों को जर्मप्लाज्म वैरायटीज़ की आवश्यकता होती है ताकि हम उसे संकर में ला सकें। और संकरण करने के लिए विविध किस्मों की आवश्यकता होती है। इस तरह की अलग अलग किस्में जो पोटेंशियल पेरेंट हो सकते हैं हमने ब्रीडिंग ब्लॉक में यहाँ पे लगाए हैं। कुल 52 किस्में ऐसी है जो हम ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रीडिंग ब्लॉक में हम लोगों ने वहाँ लगाई है और यहाँ से ही हमारा ब्रीडिंग का प्रोग्राम चलता है। संस्थान के पास अंगूर के लिए राष्ट्रीय सक्रिय जर्मप्लाज्म साइट के रूप में फील्ड जीन बैंक है, जिसमें देश विदेश में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए करीब 477 अंगूर के जर्मप्लाज्म को अनुसंधान में उपयोग के लिए रखा जा रहा है। एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिवीज़न है एनआरसी ग्रेप्स का। तो जर्मप्लाज्म अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं या सिलेक्शन करते हैं तो आपको सहूलियत रहती है, ताकि आप जो वैरायटी आपको ब्रीड करना है उसमें आप इन जर्मप्लाज्म का एज अ पेरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने जर्मप्लाज्म आपके पास ज़्यादा होंगे तो ब्रीडिंग में आपको आसानी रहेगी और अच्छी आपको पॉपुलेशन मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। तो हमारे यहाँ 470 से अधिक जर्मप्लाज्म का फील्ड जीन बैंक में कलेक्शन संस्थान ने मेंटेन करके रखा है, जो कि एक्टिव कलेक्शन के तौर पे हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो तरह तरह के ब्रीडिंग प्रोग्राम संस्थान में चलाए जाते हैं उसमें हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ये है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र का मंजरी फार्म, जहां उन मशीनी तकनीकों पर काम किया जाता है जो खरपतवार नियंत्रण और बढ़िया पैदावार में सहायक हैं, जैसे केन शेडर। इससे अंगूर की 2 लाइन के बीच आने वाली घास को काटने में उपयोगी है। ESS कम समय व कम पानी में बेहतर छिड़काव में उपयोगी। वीडर मशीन लाइन में आने वाली घास को नियंत्रित करने के लिए। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में जो इंजीनियरिंग सेक्शन है उसमें अंतर्गत जो मैकेनाइजेशन विंग है, तो यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े हाई एंड मशीनरीज हम यूज़ करते हैं जिसका ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट कम से कम 40 HP का है। ये आप देख रहे हैं ये ESS स्प्रेयर है। ESS यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर। इसमें क्या होता है कि हम कम मात्रा में पानी यूज़ करके और कम समय में स्प्रेइंग कर सकते हैं। खास करके ये यूज़ किया जाता है PGR के लिए। PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ, जैसे GA वगैरह हो गया, 6BA वगैरह हो गया, तो उसका यूज़ करके हम कम मात्रा में और कम समय में उसका छिड़काव करके, और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो इनिशियल लेवल पे जो प्रूनिंग थिनिंग करना पड़ता है वो थिनिंग ऑटोमेटिकली यहाँ से होता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और एक ये इम्पोर्टेड मशीन हमने मंगवाई थी ESS करके। बाजू में आप देख रहे हैं सीडर मशीन है। सीडर मशीन का हम यूज़ करते हैं जो प्रूनिंग के बाद जो काड़ियाँ नीचे गिरती है उसको डिस्पोज करना थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है किसान के लिए। तो उसके लिए हम वो सीडिंग के लिए वो मशीन चला के पूरा उसका बारीक करके वो एज अ बायोमास ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं। तो जो मशीन का जो फ़ायदा ये है कि काड़ी का जो बायोमास हम बगीचे में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाजू में आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड वीडर मशीन है। तो क्या होता है कि दोनों लाइन में तो वीड कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जो वाइन्स की लाइन है वहाँ पे वीड जो आता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड वीडर मशीन हम यूज़ करते हैं। उसमें एक सेंसर लगा रहता है, जैसे पेड़ आ जाता है तो वो सेंसर उसको सेंस करके पीछे ले खींच लेता है। जो साइड में जो लगा है वो आपका टाइन्स वगैरह है, तो पेड़ जैसे चला जाता है तो वो उसको अभी फिर से ये करके वो वीड को कंट्रोल करता है। तो इस टाइप की मशीनरी हमारे पास हमने ला के रखी है, क्योंकि हमारा एरिया ज़्यादा है और उसको मैकेनाइजेशन करने के लिए, क्योंकि पूरा जो काम है वो लेबर से पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो मशीनरी है हमने जैसे ESS हो गया, बाद में श्रेडर हो गया, फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड वीडर हो गया, तो इसका यूज़ हम करते हैं। केंद्र के विषय विशेषज्ञ अंगूर की खेती में उन्नत तकनीक, किस्में, रोग कीट नियंत्रण की विधियां बताते हैं, जिससे देश के किसी भी हिस्से में खेत या बाग में काम कर रहा किसान अपनी समस्याओं का समाधान त्वरित पा सके। अंगूर की फसल में बहुत सारे कीट हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें प्रमुख है मिलीबग, फ्ली बीटल,
तनाछेदक, थ्रिप्स, लाल माइट जो होती है वो भी नुकसान पहुंचाती है। और इन कीटों को नियंत्रण करने के लिए हमारी रणनीति ये रहती है कि कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करके हम इनको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे एक ऐसा संस्थान है जो अंगूर उत्पादकों की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे के संबंध में जानकारी अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगले सप्ताह इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।